आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। जाति ना पूछो साधु की, या पुरानी कहावत भले ही ज्ञान को बड़ा बताती हो, लेकिन आज की राजनीति में जाति और संख्या का गणित ही सबसे बड़ा सच बन गया है। देश में होने वाली अगली जनगणना अब सिर्फ लोगों की गिनती नहीं रह गई, यह तय करने वाली है कि किसे कितनी सुख सुविधाएं मिलेंगी और सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। भारत में जातियों के आधार पर आंकड़ों की राजनीति बहुत पुरानी है। आखिरी बार 1931 में जातियों के विस्तार से गिनती हुई थी। आजादी के बाद की सरकारों ने जाति आधारित गिनती से दूरी बनाए रखी, लेकिन राजनीति हमेशा इसी के इर्द गिर्द घूमती रही। आज भी हमारे देश की ज्यादातर योजनाएं और आरक्षण के नियम उसी 90 साल पुराने अनुमान पर टिके हैं। मंडल आयोग का असर 1979 में जब मंडल आयोग बना तो उसने भी 1931 के पुराने आंकड़ों को ही आधार बनाया था। इसके बाद 1990 के दशक में जब पिछड़ों को हक देने की बात आई तो देश की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। तब से ही पिछड़ा वर्ग राजनीति के केंद्र में आ गया। राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं का यह मानना था कि जिसकी जितनी संख्या है उसे उतना ही हक मिलना चाहिए। आज यही मांग फिर से जोर पकड़ रही है। इसी खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे चीफ एडिटर अनूप दुबे जी। जी अनूप जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है अनूप, आ रही है। जी अनूप दुबे जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो देश में जातीय जनगणना होने वाली है, क्या इन्हीं आंकड़ों से सत्ता का भविष्य तय होगा? देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति अन्य देशों की अपेक्षा जातीय समीकरण पे ही टिकी होती है। प्रशिक्षित हम सबको समझना ये चाहिए कि आज से नहीं, आजादी के बाद जब जब भारत में चुनाव हुआ है उसमें जातीय सर्वप्रथम रहा है। हालांकि मैं अगर एक बात करूं कि मुझे लगता है कि जाति से अलग हटके अगर हम काम करें, राजनीतिक लोगों के लिए मैं बात करना चाहूंगा, तो ही विकास हो सकता है। विकास का पैमाना राजनीति से नहीं जाना चाहिए। अगर जो टैलेंटेड है उसको मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब की जो स्थिति है प्रशिष्टि, उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जाति के आधार पे आप ये देखते हो कि जिसकी सत्ता आ गई, अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो अभी एक आरोप लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं ठाकुर लॉबी जो है, यानी जो सिंह लगाते हैं वो बड़े मजबूत हैं। समाजवादी पार्टी की सत्ता आती है, शासन रहता है, तो ये कहते हैं यादव बड़े मजबूत हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे परे हटना पड़ेगा किसी को भी। अगर देश का विकास हो या प्रदेश का विकास करना है तो मुझे लगता है कि जातीय समीकरण को अलग करना पड़ेगा। बात आती है जो आपने पूछा कि सत्ता, ये निश्चित ये गलती है प्रशिष्टि जी। एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें से जैसे समुदायों में नाराजगी देखने को मिली है, इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। जैसे आपको बता दें कि प्रयागराज में अभी माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ में जो बटुक ब्राह्मणों के साथ कथित बदसलूकी हुई, तो और साथ ही में यूजीसी के नए नियम भी लेकर उसमें असंतोष जताया गया। इसमें ये पूछना चाहेंगे कि ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यह नाराजगी प्रदेश की सियासत में कोई बड़ा बदलाव ला सकती है? निश्चित रूप से देखिए, मैं तो पहले उसका विरोध करता हूं जो बटुकों के साथ हुआ, पर भारतीय जनता पार्टी में ये माना जाता था कि तीन जो मजबूत लॉबी कही जाती थी कि ब्राह्मण ठाकुर लाला, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहे जाते थे। मगर अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार में ब्राह्मण कुछ नाराज हैं। जब से ये घटनाएं हुई हैं, कुछ पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर फर्जी मुकदमे भी होते रहे हैं। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि इस डैमेज कंट्रोल को योगी एंड टीम, प्रशिष्टि योगी एंड टीम कैसे कंट्रोल करती है। हालांकि इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के लोग मैनेज करने में लगे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं आग में झोंके का काम या ये कहीं आग में घी डालने का काम समाजवादी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। प्रशिष्टि ठीक है, एक चीज और बताइए आप कि ये जो आखिर कौन सा समुदाय है जो आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत की दिशा और दशा बदलने की ताकत रखता है? जी अनूप जी। देखिए, दिशा दशा तय हर वर्ग अपने आप में प्रशिष्टि मजबूत है। हम लोग जर्नलिज्म के लोग हैं, जब फील्ड में उतरते हैं तो हम लोग भी जातीय समीकरण का ही एक आधार बनाते हैं। जब हम लोग चुनाव में सर्वे कर रहे होते हैं तो उसमें जातीय समीकरण को ही मान के चलते हैं कि कहीं, क्योंकि क्या है ना कि जो हमसे पहले जो राजनेता रहे, जिन्होंने राज सिंहासन पे बैठ के राज किया, उन्होंने क्या किया ना कि जाति हवा में जान इतना डाल दिया है
कि हर जाति को ये लगता है कि हमारी जाति का जब सत्ता में बैठेगा तभी मेरा विकास होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरा मानना, हमेशा मैं उसका विरोध करता रहा हूं कि आप किसी को, अनपढ़ को अगर आप सत्ता का चाबी दे दोगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि वो किस दिशा में काम करे। तो हमेशा शैक्षणिक योग्यता मायने रखती है राजनीति में। मेरा मानना है कि जब जब आप बिहार की स्थिति देखिए, मैं दर्शकों को थोड़ा सा उधर ले जाना चाहूंगा और आपको भी मैं थोड़ा टाइम लूंगा। बिहार में देखिए राबड़ी यादव मुख्यमंत्री बनी थी। आप जरा वहां का इतिहास उठा के देखो कि राबड़ी यादव के नेतृत्व में वो बिहार कैसा चला, क्यों नीतीश को लोग 20 साल पसंद किए। उसके बाद मैं ये नहीं कहता हूं कि तेजस्वी के अंदर वो मैन पावर नहीं है, वो क्षमता नहीं है प्रदेश में। हाँ, तेजस्वी यंग राजनीति के आइकॉन हैं और आने वाले समय में वो भविष्य हो सकते हैं बिहार के। तेजस्वी हैं, चिराग पासवान हैं और भी बहुत यूथ चेहरा है, पर हमें लगता है कि क्वालिफिकेशन मायने रखता है। अब जब क्वालिफिकेशन वाले लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा जातीय समीकरण पीछे हट रहा है। फिर भी मैं मानूंगा कि जो भी राजनीति करने जाता है वो अपनी जाति को आधार जरूर बनाता है और उसमें कहीं न कहीं सत्ता की चाबी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। प्रशिष्टि, ठीक है अनूप जी, ये समाजवादी पार्टी द्वारा हाल ही में जो अयोध्या और अन्य धार्मिक प्रतीकों को लेकर जो नरम रुख अपनाते हुए अभी हाल ही में देखा गया था, जिसकी काफी जमकर चर्चा भी हुई थी, तो वहीं बीजेपी से चुनावी राम भक्त भी बता रही थी। क्या लगता है कि क्या वास्तव में सपा कोई नया चुनावी एजेंडा तैयार कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक काम तो कर दिया है कि जिसको सबको राम रास आने लगे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भगवान और राम जी वो ऐसा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम इतना तो बताया कि आप राम में विश्वास करो। तो अब कहीं न कहीं पार्टियां, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या अन्य दल हो, वो लोग भी जान चुके हैं कि राम को, कृष्ण को और अन्य जो धार्मिक जगह है उसको हम छोड़ के जी, मुझे लगता है कि वो लोग सत्ता, मतलब उनको लग गया है कि अब इन्हें छोड़ के हम राजनीति नहीं कर सकते। तो प्रशिष्टि देखिए, सबसे समझने वाली बात यह है कि अब अखिलेश यादव, जैसा कि सैफई में वो सबसे बड़ा कृष्ण का मंदिर बनवा रहे हैं जी, अपने पार्टी फंड से, तो अब इन लोगों को भी लगने लगा है कि हिंदुत्व की बात करनी पड़ेगी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर करती है। प्रशिष्टि जी, उत्तर प्रदेश में ये जो ब्राह्मण समुदाय है अनूप जी, तो ये क्या आप इसको बता सकते हैं कि ये किस पार्टी की तरफ जा रहा है? देखिए, मैं अगर बात करूं तो ब्राह्मण को एक सम्मान चाहिए होता है जी। मैं जब भी फील्ड में कवर कर रहा होता हूं या फील्ड में घूमता हूं, किसी से बात करता हूं, तो ब्राह्मणों से जो बात होती है, कहते हैं भैया हमको सम्मान चाहिए जी। भाई। अब उनके सम्मान को कहीं ठेस लगा होगा तो हो सकता है कि वो कुछ साइकिल की तरफ जा रहे हो, कुछ हाथी की तरफ जा रहे हो और कुछ अन्य दल तलाश रहे। अब उसी में छोटे छोटे कुछ ऐसे संगठन आ गए हैं ब्राह्मणों के लिए, जो उसमें भी कुछ लोग अपना भविष्य तलाश रहे हैं। मगर मेरा ये मानना है कि ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी वर्ग है और वो सोच समझ के तय करेगा कि हमें किसके साथ जाना है। और अभी चुनाव में 7-8 महीने का टाइम है, मगर हाँ ये जरूर है, क्योंकि जिस मुद्दे पे आप हमसे बात कर रही हैं, चुनावी गणित भी बिछ चुकी है और जातीय विषाद बिछाए जा रहे हैं प्रशिष्टि। और इस जातीय विषाद में किसके तरफ इस बार 27 की चाबी रहेगी, अभी 2-4 महीने लगेंगे, मगर क्लियर हो जाएगा प्रशिष्टि। ठीक है अनूप जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि क्या जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पिछड़ों और दलितों को एकजुट करने की कोशिशें इसी रणनीति का हिस्सा है? तो जैसा कि देखा आपने कि जो उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना का ये जो चल रहा है मुद्दा, जिसमें ये भी कहा गया है कि कई तरीके के इसमें सवाल उठाए गए हैं, इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि इन्हीं आंकड़ों को लेकर ये मानना था कि जिसकी जितनी संख्या है उतना ही हक जो है उनको दिया जाएगा। और आज ये मांग जो है फिर से कहीं पर लगातार काफी जोर पकड़ रही है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?